ना मैं पूछता हूं, ना बताने की जरूरत, क्योंकि आपका बहुमत है। बहुमत के मतलब आप, मैं सुन भी लूंगा, आप बता भी जाओगे, हाथ भी खड़े कर लोगे, लेकिन अपने हल्के में जाके दिखाओ, कोई उचाना में जाके दिखाओ, तो कोई वहां जाके दिखाओ, तो कैमरा में जाके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा। अपने हल्के में जाके ये अपनी उपलब्धि जो आपने गाई ने कहा था, ये अपने लोगों में जाके बताओ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं आपको श्रेय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। हाँ, अब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पे पहले मैं बोलना शुरू करूं, उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे मिनट बता दो, 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो कौन है किसान? उनके भाई, उनके बाप हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हुए, और वो वहां पर शहीद हुए। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने शोक प्रस्ताव में ये रखा था, लेकिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि आपने उनके नाम नहीं डाले, हालांकि सबके नाम मैंने टेबल किए थे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है, उन शहीदों का नाम इंक्लूड किया जाए उसमें सबको। और संवेदनहीनता का तो आपके सामने है। यहाँ इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं, कोई कह रहा है ये तो कुदरती मर गए, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीनी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल वो तो पंजाब के हैं। तो एक बात मैं पूछता हूं कि केवल पंजाब के हैं? कल महिला दिवस की बात हुई, महिला दिवस में बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी, जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है? इस किस्म के बयान आए हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है, ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं आपके सामने। मैं उप मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, दुष्यंत जी, तो उन्होंने एक बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल कहते थे किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे, बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे हैं, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही। क्या आप उन्हीं के उस पर चल रहे हैं? जितना बहकाने का काम किया है, जो आपके मैनिफेस्टो में आया है, सब बहकाने उन्हीं की पत्तियों पे चल रहे हैं क्या? मैं आपके इनसे पूछना चाहता हूं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं? ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते, और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है, ना उचाना में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे वो, वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और नीरूबासी बंसरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए, प्रजातंत्र में वाद विवाद, संवाद
समाधान, ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका। आपने उसको रिजेक्ट किया किस बात के लिए कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा, इनके जेजेपी के विधायक ने कहा कि एमएसपी होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है। ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है? आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है? आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों मेरी बहन बेटियां वहां बैठी हैं? ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के किसान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठीचार्ज, आंसू गैस, जो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई। ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज ये सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दी गई। इनको ये समझना चाहिए किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं फूट सकता है इस किसान का सर। ये बात आज सवाल ये है, किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात पे, इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, एमएसपी का वायदा, जेजेपी के मैनिफेस्टो में यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपए बोनस मिला। बीजेपी का है 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं, और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी ये मैं समझना चाहता हूँ। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका दिया पैडी की बात 2014-15 की लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई? 1886 रुपए। और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया? 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और सीसीपीए कितने मिला? उन्होंने कितना रिकमेंड किया? 1360। एमएसपी कितना मिला? 1360। लागत बढ़ रही है। इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई और आपने 2193 रिकमेंड किया एमएसपी, लेकिन मिला आपको 1410। रिकमेंड किया स्टेट ने 2860 और कितना मिला? 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई और आपने रिकमेंड किया 2650 या 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना? 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482
आपकी निकाली नहीं है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत। और आपने रिकमेंड कितना किया? 2730 प्रति क्विंटल, और मिला कितना? 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे 2 ही फसलों की बात करता हूँ। गेहूं की बात लगाएं, गेहूं की बात लगाएं। 15-16 में, 14-15 में लागत आई 1983-43, और रिकमेंड किया आपने 2000, मिला कितना? 1450। फिर लागत बढ़ गई 2015 में 1974, और आपने रिकमेंड किया 2172, मिला कितना? 1525। और 17-18 में लागत आई 2050, और आपने रिकमेंड किया 2469, मिला कितना? 1785। 19-20 में 2021 लागत आई 2250, आपने रिकमेंड किया, मिला कितना? 1925। इसी प्रकार से 20-21 में 2083 लागत आई, और आपने कितना रिकमेंड किया? 2290, और मिला कितना? 1975। तो कैसे हुई दुगनी आमदनी? फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे मैं आपको 28% तक का टैक्स बढ़ा है। दुगनी कीमत हो गई, लागत बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी किसान की। कैसे करेंगे आप दुनिया? यह आपका वायदा था, और इनका न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद का कहां गया का वायदा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहां उठी। वो अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं। राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है, हम भी सरकार में रहे हैं। राज्यपाल का क्या है? राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके तो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं, और कुछ नहीं उसमें। तो आपके सामने कहा। फिर कल बेरोजगारी का बड़ा जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा, और उसमें कहा गया कि CMEI तो किसी प्राइवेट उस संस्था की है जिसने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो 5 सितंबर की है, दुष्यंत जी की, 5 सितंबर 19 का दुष्यंत जी का है। शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंचा। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं, और दूसरी ओर हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7। और आपने कहा NSS का कि 7% का, वो भी मेरे पास आंकड़े 2011-12 में कितना था? 2.8, और आपके समय में 17-18 में कितना है? 8.6। बेरोजगारी किस तेजी से बढ़ रही? नहीं, मैं तो आपकी कही हूं। आपने कहा भाई ना NSS की मानो, ना CMI की मानो, इसकी तो मानोगे आप? नहीं, आप ये तो मानोगे आप कि पानीपत की चपरासी की भर्ती में आप मत मानो CMI की, NSS की भी मत मानो, कि सिर्फ 13 पदों की आपने भर्ती अनाउंस करी थी। कितने आए? 14,871 एप्लीकेशन आई बेरोजगारी का देखा, और उसमें कौन कौन थे? BA, BSc, MA, BTech, MTech करने वालों की बड़ी तादाद युवाओं की बेरोजगारी का ये था। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 18,000 ग्रुप D में भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले कितने थे? करीब 25 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे अखबार बड़े पड़े हैं। मैं हालांकि उसमें ज़्यादा समय आपका नहीं दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री at 8.8 jobless, higher in state than in Punjab, HP and JK.
और सारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपने वायदा किए, आपने वायदा किया पहले कौन से सन में, एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया, इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज्यादा, ये आपने वायदा किया। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 24,000 करोड़। ये तो आरटीआई का है फैसला, आरटीआई के है, मैं नहीं अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, आप निश्चिंत रहो। जो मैं कह रहा हूं आप कुछ निकालो, मैं तो आरटीआई से लिए निकाला हूं। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली? 32,030 को, ठीक है। फिर ईपीपी 20 आ गया, अब यह आपने फिर दे दिया, ये दे दिया ईपीपी 20। उसमें क्या किया? एम्प्लॉयमेंट 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। तो मेरा आपसे ये कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को, अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं स्पेल डिजास्टर इंडस्ट्री, FICC कह रही है। फिर अलार्मिंग डिक्टेट, हिंदू अखबार कह रहा है। बैड जॉब, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है। हरियाणा मैं सैद्धांतिक रूप में खिलाफ नहीं हूं उसके, लेकिन जो 15 से 5 किया है ना, उसके खिलाफ हूं मैं। और 75% सब में करो। हरियाणा में निजी नौकरियों में आरक्षण समझ से परे, निर्मला जी कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी वाले कह रहे हैं। इज हरियाणा एक्ट लीगल? ये आपके सामने है, क्योंकि प्रमाण पत्र में जो आपने फेरबदल की है, और कल ये कहा आपने, एक तरफ तो सरकार 25-75% की रिजर्वेशन की बात करती है, एक तरफ रेजिडेंट का जो है 5 करता है। ये किसने सलाह दी? कहां से आया ये? क्या इसका मकसद है? क्या इसका डेमोग्राफी चेंज करने का मतलब है हरियाणा के, या जो मूल हरियाणवी हैं उनके हक पर कुठाराघात मारने का है, या जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका कोटा है, उनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव उसमें डालने का वो है? ये बहुत गलत काम है। ये इसमें नहीं है प्रदेश के हित में। इसको 15 करो। आप महाराष्ट्र का जिक्र करा आपने, महाराष्ट्र में 15 साल है डोमिसाइल की। आप कैसे डोमिसाइल कहीं हो? किसी भी प्रदेश में दिखा दो, दो डोमिसाइल बने हो। कानून व्यवस्था की बात लो अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था जो है, अपराध के आंकड़े आपने कहा 19 में 20 में कम हो गए, 19 में कम हो गए कोरोना में, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड का डाटा जो है मुताबिक 19 में 1066 हत्याएं हुई, 1653 रेप हुए, 193 गैंग रेप हुए, 818 हत्याएं की कोशिश की गई, 3513 अपहरण हुए, 1886 बच्चों के खिलाफ अपराध हुए। यानी रोज 3 हत्याएं, 5 रेप, रोज 10 अपहरण और रोज 5 बच्चों के अपराध। और NCTRB जो 218 के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में औसतन रोज 3 से 4 हत्याएं, 5 से 6 रेप, 50 वाहन चोरी, 54 चोरी, डकैती, लूट और फिरौती जैसी वारदात होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड NCRB में दर्ज 2018 के आंकड़ों के मुताबिक नशे के मामले में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। हरियाणा में NDPCS के 2587 मामले सामने आए, जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है। साल 2018 में हरियाणा में नशीले पदार्थों से 86 मौतें हुई हैं, जबकि पंजाब में इससे कम 78 मौतें हुई हैं। इस तरह नकली शराब पीने से 162 लोगों की मृत्यु हुई है।
2020 का आधा साल तो लॉकडाउन में गुजर गया। पूरा हरियाणा एक पुलिस स्टेट बना हुआ था, फिर भी लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से शराब की तस्करी हुई। आज पिछले दिनों की खबरों पर नजर डालेंगे तो लगेगा शरेआम फायरिंग और हत्या रूटीन हो गई। ये देखिए, हरियाणा में 3 मर्डर 4 रेप। नहीं रहा प्रदेश का, कोई भी देख ले आप, अखबार उठा के मध्य प्रदेश कहीं से देख ले, हरियाणा सीज गैंग रेप एवरी डे, सेकेंड डे, एवरी डे। बेटियों की सुरक्षा चुनौती 1774, इतनी कुर्मे क्राइम रिपोर्ट, सब आप कोई भी इसमें दिखा लें। और घोटालों की जो आपने लाइन लगाई हुई, घोटाले के मैं सारे डिटेल में जाता, लेकिन मैं गिरदावरी से घोटाला शुरू हुआ। गिरदावरी घोटाला, मुआवजा घोटाला, रैक्सील दवाई खरीद घोटाला, गॉल वॉल्यूम सीड्स घोटाला, बावल भूमि अवार्ड घोटाला, नई औद्योगिक नीति घोटाला, सरस्वती कुंज घोटाला, मेंबरशिप का, धान और बाजरा खरीद घोटाला, कपास बीज व नकली कीटनाशक खरीद घोटाला, फसल बीमा घोटाला, भूमि अधिग्रहण घोटाला, मीटर खरीद घोटाला। चलिए आप बोल लेना, फिर मैं बता रहा हूँ। मेरे को आदत नहीं है, ये तो आपकी अखबारों में आई मैं पढ़ रहा हूँ। मीटर खरीद घोटाला, अवैध माइनिंग घोटाला जो आपने खुद स्वयं स्वीकार किया हुआ है, गुड़गांव मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, हाइडल प्रोजेक्ट घोटाला, रोडवेज घोटाला जो आपने किलोमीटर स्कीम चलाई थी, SCS में नौकरी, आटा घोटाला, हरियाणा में सरकारी संरक्षण में वो हुआ, रोडवेज फर्जी टिकट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, मीटर खरीद घोटाला 2, शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। घोटालों की और बहुत हैं, और क्या क्या। असल में मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके नहीं, आपके साथ तो ये बन गई हरियाणा के लोगों में। देखो, एक गांव में सांग आ गया, ले आया कोई, और वो सांगी बेसुरा था, तो वो सब बेसुरा सांग गाने लग गया, तो एक बुढ़ा लाठी लेकर स्टेज के चारों तरफ घूमने लग गया। तो सांग जो गा रहा था वो डर गया, वो चुप हो गया। खट्टर साहब ध्यान से सुनो आप, वो डर गया। तो उसने कहा, बुढ़े ने, भाई तेरे तक कुछ नहीं कहता, मैं तो उसको तलाश कर रहा हूँ जो लाया था सांग, जिसने राज बनाया था तेरा, उसको ढूंढ रहा हूँ। जो सांग लाया था उसको देख रहे हैं लोग, जब तक घरों में नहीं घुसने दे रहे, तभी तो गाँव में नहीं बढ़ने दे रहे। अरे नहीं, बात ये है खट्टर साहब, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। हो गया एक आदमी कि मेरे को ट्रैक्टर चाहिए, तो नंबरदार से पूछा, भाई, बोला जी इसकी तो मौज है, इसे सब कुछ है, ट्रैक्टर खड़ा है, सब कुछ है, इसको कोई जरूरत नहीं, कर देगी। बोला अच्छा। उसने कहा, जैसे आपने इनको पहले तैयार कर लिया ना कि भाई तन्ने मेरे साथ क्यों नहीं दिया भाई। बोला अच्छा, आप जब फिर कह दे, फिर दरखास्त दे दे, मैं काम कर दूंगा तेरा। तो बोला फिर दरखास्त दे दी। दरखास्त दे के जब आया एप्लीकेशन, तहसीलदार वही, नंबरदार वही, दरखास्त देने वाला और वही तहसीलदार बोला हाँ भाई। बोला जी इसको कर्जा दे दो। मैंने बोला 1 हफ्ते तो पहले कह रहा था इसकी मौज हो रही है, अब तू फिर आ जा। बोला तहसीलदार साहब जिसा खड़ा नाश हुआ इसके 1 हफ्ते में देखा मैंने, जैसे 1 साल में तुम्हारा खड़ा नाश हो गया इस सरकार का। लोग आज जा नहीं सकते, आप जा सकते हो, आप अपने हल्कों में नहीं जा सकते, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। ऐसा बताओगे क्या तो दुनिया नहीं, आज ही क्यों बताओगे, मेरे से बता रही जो मैं समझता हूँ वो मैं ना पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, नहीं ना मैं पूछता हूँ, ना बताने की जरूरत, क्योंकि आपका बहुमत है, बहुमत के मध्य पे आप, मैं सुन भी लूंगा, आप बता भी जाओगे, हाथ भी खड़े कर लोगे, लेकिन अपने हल्के में जाके दिखाओ, कोई उचाना में जाके दिखाओ, तो कोई वहां जाके दिखाओ, तो कैमला में जाके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा अपने हल्का में जाके। ये अपनी उपलब्धि जो आपने गाई ने कहा था, ये अपने लोगों में जाके बताओ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं आपको श्रेय दूंगा, आपका वाह वाह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मेरा प्रस्ताव है कि अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाए। और जितने और विधायक हैं, एक और मेरा निवेदन स्पीकर साहब, मैंने आपका बयान पढ़ा है, वो ऐसे स्पीकर साहब को देना नहीं चाहिए क्या कि जो विप डिफाई करेगा उसको डिसमेंबर किया जाएगा। रूल्स ठीक है, रूल्स रूल्स तो वो नहीं, मैंने तो रूल्स पूछे हैं, उन्होंने रूल्स पूछे, मैंने रूल्स बताए हैं। उसको बाद में पूछेंगे ना। नहीं, प्रेस वाले अगर रूल्स पूछते हैं कि विप का क्या असर है, मैंने वो बताया। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सीक्रेट वोटिंग कराओ, सीक्रेट वोटिंग कराओ, ये सीक्रेट वोटिंग कराओ। तो पता है, ये विप के द्वारा वोटिंग कराते हो, पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है।